दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। कल लंदन में भारत के मुख्य न्यायाधीश एसआर गवई ने एक बयान दिया है और उस बयान पे डिबेट होनी चाहिए, लेकिन मीडिया तो डिबेट करेगा नहीं। तो उस बयान दरअसल ये था कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी चीफ जस्टिस की लोगों की लंदन में। वहां पे एसआर गवई साहब ने बोला कि जो भी चीफ जस्टिस या जुडिशरी से रिटायर हो रहा है उसको तुरंत कोई गवर्नमेंट पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, उसको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, और यहां तक कि कहा कि कोई भी फायदे वाली पोजीशन तुरंत नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो लोग ये सोचेंगे कि आपने बतौर जज आपने जो कुछ फैसले लिए थे उसमें कहीं ना कहीं उन फैसलों में कोई ना कोई पूर्वाग्रह आपका रहा होगा। सर, आपने दुनिया देखी है। जस्टिस गवई का जो बयान था उसको पढ़ने के बाद मुझे याद आया कि जो एक राम जन्मभूमि पे एक जजमेंट आया था 5-0 का, तब चीफ जस्टिस थे राजन गोगोई साहब। उनके रिटायरमेंट के कुछ दिनों बाद ही भारत के राष्ट्रपति ने उनको राज्यसभा का सदस्य घोषित कर दिया। तो आप क्या जस्टिस गवई इशारा कहां कर रहे थे, उनके बयान का से आप कितना सहमत है कितना असहमत, ये बताइए दर्शकों को। पहले तो आलोक जी शुक्रिया इस प्रोग्राम में हम मुझे इंक्लूड करने के लिए। आपके ऑडियंस को नमस्कार। और आपने अच्छा क्वेश्चन रेज किया और स्टार्ट करते हैं रंजन गोगोई से। याद रखना है कि रंजन गोगोई जब चीफ जस्टिस थे तो सिर्फ अयोध्या पर ही जजमेंट नहीं दिए थे, उनका उससे भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल जजमेंट आया था राफेल डील पे। हाँ सर, हाँ, 2019 चुनाव के पहले। हाँ, वही राफेल डील जो अभी दोबारा खुला है। ये जो इंडिया पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान ने किया, तो इंडिया जो रिस्पांस में उसके एयर बेसेस में अटैक किया, तो उसमें राफेल ही वो हवाई जहाज जो फ्रांस से खरीदा गया था, जो शूट डाउन हुआ, जिसको अब सीडीएस ब्लूमबर्ग के और रॉयटर्स के इंटरव्यू में सिंगापुर में उन्होंने एडमिट किया। पहले तो इंडियन गवर्नमेंट बार बार जो है छुप रही थी, ना ना कुछ नहीं, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तो उसके बाद जो है सबसे पहले आपको याद है कि जब फर्स्ट डे अटैक किया इंडिया, तो उसी दिन उसके दूसरे दिन जो डेली टेलीग्राफ है लंदन का, उसका एक रिपोर्ट आया जिसमें उसने लिखा था रिपोर्टर कि ये जो इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर स्टार्ट हुआ है, ये इंडिया पाकिस्तान के वॉर से ज्यादा वॉर है फ्रेंच डिफेंस इक्विपमेंट, स्पेशली राफेल वर्सेस चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट, नेमली J-10। ये बेसिकली इस दोनों का जो है वो फाइट है, राफेल वर्सेस J-10। और उसने कहा था, उस रिपोर्टर ने, कि उसमें J-10 जो है वो पेनिट्रेट नहीं करने दिया राफेल को, और राफेल शॉट डाउन हो गया। ठीक है, ये रिपोर्ट आया। साथ ही साथ CNN, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, बाकी वेस्टर्न यूरोपियन न्यूज़पेपर्स ने इस स्टोरी को कैरी किया, और इंडियन मीडिया जो है इसको छुपाने का कोशिश किया और कहा कि ना ना ये तो वेस्टर्न बायस है, एंटी नेशनल है, सब बेकार की बात है। और उसको अब जाके 2 दिन पहले जो हमारे CDS हैं वो ओपनली उसको सिंगापुर में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नहीं, फर्स्ट डे तो राफेल शूट डाउन हुआ था, मतलब इंडियन प्लेन्स शूट डाउन हुआ था। तो अब जाके पहला ऑफिशियल कंफर्मेशन आया। आपने सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट भी देखा होगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने डायरेक्टली कहा है उस ट्वीट में कि राफेल शूट डाउन हुआ
सरकार क्यों नहीं बता रही है, पहली बात। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि राफेल डील जो है ये स्कैम था, जिस पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जस्टिस रंजन गोगोई का रूल। और उन्होंने उसमें एडिशनली ऐड किया सुब्रमण्यम स्वामी ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें इन्वॉल्व है। सुब्रमण्यम स्वामी का ये अपने ट्वीट में ये स्टैंड है। अब वापस जाते हैं, क्योंकि हम लोग तो ऑपरेशन सिंदूर पे बात नहीं कर रहे हैं, पर रंजन गोगोई पर तो रंजन गोगोई माने उस तरह से कहिएगा तो नोटोरिटी जो कहते हैं अंग्रेजी में, मतलब बदनामी उनकी बहुत जोर हुई। अयोध्या में तो जो हुआ, अयोध्या में तो चंद्राचूड़ भी हुए बदनाम, ये भी हुए बदनाम, और भी जजेस का मैं नाम बता दूंगा। उसमें एक थे अब्दुल नजीर, जस्टिस अब्दुल नजीर, आपको याद है ना? ही वाज आल्सो 5 मेंबर अयोध्या जजमेंट में, तो उनको भी अपॉइंट किया गया था गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश जब उनकी रिटायरमेंट हुई तो। और रंजन गोगोई को उन्होंने बना दिया लेकर एमपी राज्यसभा का, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, है ना, वो राज्यसभा के मेंबर बन गए। अब पूरा मीडिया उस समय बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो जाके राज्यसभा में घुस रहा है और वो राजनीति करने के लिए। ये बाबू साहब नजीर साहब जो हैं ये चले गए, जाके गवर्नर बन गए आंध्र प्रदेश का। और इस पर जो है यदि चाहें आलोक जी तो आपके ऑडियंस को हम बता सकते हैं कि इन दोनों के अलावा और भी ऐसे केसेस भारत में हुए हैं, पहले हुए। हाँ बिल्कुल सर, बताइए, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि इसके पहले भी कई चीफ जस्टिस को एक साहब तो राजनीति करने आसाम चले गए थे। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारे याद रखिएगा। एक जस्टिस रंगनाथ मिश्रा थे, उनके है ना, 1991 की बात हो रही है, 1991 रंगनाथ मिश्रा अपॉइंटेड थे चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी, और बाद में उनको भी राज्यसभा लाया गया था 1998 में, और उनका भी जो है नाम आया था इसी तरह से कंट्रोवर्शियल। अच्छा, उसके पास एक जस्टिस पी सदाशिवम थे, उनको अपॉइंट किया गया था केरला का गवर्नर 2014 में, जब वो रिटायर किए थे सीजीआई में। जस्टिस बारुल इस्लाम वो सुप्रीम कोर्ट से 83 में जब निकले तो वो भी राज्यसभा ज्वाइन कर लिए थे तुरंत। और वो एक करप्शन केस में 2000 उसके पहले एक करप्शन केस में उन्होंने बिहार मुख्यमंत्री को क्लियरेंस दिया था। अब मालूम है कि उस समय बिहार मुख्यमंत्री, आप बात कर रहे हैं चारा घोटाले की। हाँ, लालू प्रसाद यादव, करेक्ट। तो ये जो है ना, ये लंबा चौड़ा रिकॉर्ड है। माने उसके भी पहले, बहुत पहले एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, वो बाद में वाइस प्रेसिडेंट बने भारत के, और वो चीफ जस्टिस थे 79 से लेके 84 तक। पर उनका जो है, उनका एक मतलब रिकॉर्ड दूसरे तरह का था। चीफ जस्टिस से सीधे वाइस प्रेसिडेंट बनाना ये एक अलग चीज है। और इस तरह का जो है ना एमपी बना रहे हैं रूलिंग पार्टी का, और इस तरह से वो पार्टी के इनको तो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था सर। हाँ, इनको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था, उसलिए मैंने बता दिया। पर ये भी कहा कि वो एक दूसरा इतिहास है। उसके बाद भी जस्टिस फातिमा बीवी थी, वो एनएचआरसी की बनी मेंबर, और बाद में तमिलनाडु की गवर्नर बनी थी 97 से 2001। वो रिटायर की थी सुप्रीम कोर्ट में 92 में, 92 में, और 97 टू 2001 वो भी तमिलनाडु की गवर्नर थी। उसके पहले एक और बड़ा नामी लोग थे। इतिहास जब बताना है, जब कुरेदना है, तो जस्टिस एमसी छागला, वो रिजाइन किए थे चीफ जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट के, और इंडिया के एम्बेसडर बने टू यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो जो है उनको आपको एक मिनट रोक रहा हूं। अभी मार्कंडेय काटजू का एक मैं इंटरव्यू देख रहा था सोशल मीडिया पे। अच्छा, तो वो किसी यूट्यूब चैनल पे था, मैंने देखा था, उसमें बता रहे थे कि भाई रिटायरमेंट के बाद मुझे 1,40,000 के करीब पेंशन मिलती, 1.5 लाख के करीब, उसमें 30% के करीब कट जाता है टैक्स में। अच्छा,
सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में रिटायर हुआ हूं तो मुझे पर्सनल असिस्टेंट रखने के लिए घर में 30 या 40 हजार रुपया महीना मिलता है। तो इतने पैसे में खर्च चलाना मुश्किल होता है, तो मैं सोच रहा हूँ एक्स्ट्रा इनकम कहां से आए। देखिए, अब सवाल यह है कि क्या हम अपने मतलब इस पे तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई राय नहीं रखी क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई ऐसा क्लॉज नहीं था कि जो चीफ जस्टिस के पद से रिटायर होगा उसको कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं लेना में मतलब ज्वाइन नहीं करना चाहिए? तो ऐसा कोई अपने संविधान में तो ऐसी कोई बंदिश है नहीं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो ये नहीं है, ये इंडिविजुअल मोरालिटी पर छोड़ दिया जाता है। पर अच्छा सवाल आपने पूछा, तो मुझे इस पर दो चीज बताने दीजिए। देखिए, पहला तो ये है कि जो ये कंसेप्शन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जब भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में 3 साल इस पर डिस्कशन हुआ और उसके बाद संविधान बना, तो हमने इस मॉडल को बेसिकली 2 जगह से लिया। एक हमने लिया ब्रिटेन से, यूके से, और दूसरा हमने लिया यूएसए से। यूएसए में मतलब अमेरिका में बेसिकली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये जो है ये तीनों सेपरेट डोमेन माना जाता है सरकार का, ठीक है ना। और एक थियोरी है जिसको मॉन्टेस्क्यू नाम के एक बड़े फेमस यूरोपियन फिलोसफर थे, उन्होंने दिया था, जिसको कहा जाता है सेपरेशन ऑफ पावर और एट द सेम टाइम चेक्स एंड बैलेंसेस। आइडिया था कि लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट यानी कि, या स्टेट में हो तो असेंबली, तो पार्लियामेंट या असेंबली और एग्जीक्यूटिव मतलब प्राइम मिनिस्टर लेड बाय द प्रेसिडेंट, या स्टेट में चीफ मिनिस्टर लेड बाय द गवर्नर, और जुडिशियरी मतलब स्टेट में हाई कोर्ट और सेंटर में सुप्रीम कोर्ट। ये तीनों जो है ये बिल्कुल अलग अलग स्तंभ है डेमोक्रेसी का। इसको अलग रखा जाए, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करे। जैसे कि आलोक जी, आप मार्केटिंग में रहे हैं, क्या कहते हैं, इंडिया टुडे में, और मैं था एडिटोरियल में, तो हम दोनों अलग अलग थे ना। मतलब ऐसा नहीं था कि आलोक जी हमको इन्फ्लुएंस करेंगे और मैं आलोक जी को इन्फ्लुएंस करूंगा, नहीं तो लोग कहेगा कि अरे ये तो आप लोग फेयर जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं, ये तो आपका एडवर्टाइजर आपको जो है जर्नलिज्म करवा रहा है। यही आइडिया था इसके पीछे। मैंने ऑडियंस को इसलिए भी बताया समझाने के लिए कि जान के इसको अलग अलग किया गया। और चेक्स एंड बैलेंसेस अमेरिका में भी है और भारत में भी है। उसके बाद एक चीज और बताने दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। एक ड्यू प्रोसेस क्लॉज होता है। उस ड्यू प्रोसेस क्लॉज में होता है कि जो एग्जीक्यूटिव जो है, जैसे प्रधानमंत्री हैं, पूरा कैबिनेट है, वो कानून बनाएगा, मतलब पार्लियामेंट में वो बेसिकली पास होता है, वो इनिशिएट करेंगे कोई कानून, उसको जुडिशियरी चैलेंज कर सकता है। ये जो है भारत में जब करेगा तो कहेगा कि संविधान को के जो का जो एक तरह से लक्ष्मण रेखा है उसके ये बाहर है, मतलब वायलेट करता है संविधान को, इसलिए ये कानून पास नहीं हो सकता है। सोचिए, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव मतलब प्रधानमंत्री, आप पार्लियामेंट पास किए हुए हैं, फिर भी जुडिशियरी उसको रोक सकता है। लेकिन अगर दोबारा उसको पास कर देती है पार्लियामेंट, तब कितनों बार पास करे, अल्टीमेटली मान लीजिए बेसिक फ्रेमवर्क को यदि चैलेंज करे तो जुडिशियरी उसको खत्म कर सकता है। ये पावर भारत में भी है, ये पावर अमेरिका में भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अमेरिका में कहता है उस ड्यू प्रोसेस क्लॉज को कि वायलेटिंग नेचुरल जस्टिस, मतलब जो दिमाग में है ना, फेयरनेस, इक्वालिटी मान लीजिए, या फ्रीडम, तो ये जो लोगों के दिमाग में होता है, जैसे हम लोगों को लगता है ना, अरे फलना चोर है, अरे इसको ये गलती काम किया है, अब फलना इस पर एलिगेशन है, आप और हम बोले ना कि हिदायतुल्लाह जी बने थे बट वो क्रेडिबल थे, तो हमने और आप क्यों एग्री किए? क्योंकि हमारे दिमाग के भीतर एक नेचुरल जस्टिस क्लॉज होता है।
मतलब दिमाग के भीतर, मतलब हम ह्यूमन बीइंग हैं, इसको समझाने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल देते हैं प्रेमचंद जी का पंच परमेश्वर। जब आप पंच बन जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं सर, उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, और लेकिन जुडिशरी में आरक्षण नहीं है, हायर जुडिशरी में, न हाई कोर्ट में न सुप्रीम कोर्ट में। ये तो देखिए, फिर इस पर जो है एक अलग से एक दिन रखा जाए चर्चा। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, क्योंकि हम फिर रिजर्वेशन पे आ गए, पर बेसिक आइडिया ले रहे हैं कि फेयरनेस क्लॉज जिसको कहते हैं वो अमेरिका में है नेचुरल जस्टिस, और भारत में हम लोगों के यहाँ, आपको याद होगा जब कोर्ट केस होता है तो यहाँ जूरी नहीं होता है। अमेरिका इंग्लैंड में जूरी होता है। जूरी समझते हैं, कॉमन पीपल को बुलाया जाता है। आपको नहीं, ऑडियंस को कह रहा हूं कि 1 दर्जन, कभी कभी उससे भी बड़ा जूरी बैठता है, और दोनों तरफ का लॉयर आर्ग्यू करेगा, और जज कहता है जूरी को, आपको क्या लग रहा है सही चीज क्या है, क्योंकि नेचुरल पब्लिक से पूछा जाता है, पब्लिक से पूछा। ये तो बड़ी बात आपने बताई। ये बहुत बड़ी बात है, इंग्लैंड में भी, अमेरिका में भी, और यूरोप में पूरा जूरी सिस्टम। आप कहिएगा भारत में क्यों नहीं है, तो भारत में कहा गया कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो इलिटरेसी थी, तब जूरी समझेगा नहीं कि क्या भाई इतना दलील दे रहा है, दोनों तरफ का लॉयर शायद सुनते सुनते सो जाए, तो इसलिए भारत में ये नहीं रखा गया। भारत में इसको कर दिया गया क्या कि संविधान का अल्ट्रा वायर्स, मतलब कि जो कानून पास हुआ है वो संविधान के बेसिक फ्रेमवर्क को चैलेंज कर रहा है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। आप यदि लॉयर सबसे पूछिएगा, अच्छे लॉयर से, तो कहेगा कि ये तो संविधान के जो फेडरल फ्रेमवर्क है, मतलब सरकार सेंटर में भी है, सरकार राज्य में भी है, उसको ये चैलेंज करता है। उसीलिए ये पास करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। अब पास होगा कि नहीं होगा ये अलग बात है, बट उनका दलील यही है। जितने अच्छे लॉयर या जजेस से आप बात करेंगे तो वो कहेंगे कि भाई ये तो बेसिक फ्रेमवर्क, फेडरलिज्म जो है, जितना इंपॉर्टेंट मोदी जी का सरकार है, उतना ही इंपॉर्टेंट योगी जी का सरकार है, उतना ही इंपॉर्टेंट नीतीश जी का सरकार है, उतना ही इंपॉर्टेंट ममता बनर्जी का सरकार है। तो ऐसा थोड़े है कि इसके नाम पर उसमें चुनाव आप 2 साल में करा दीजिएगा, ये तो हो नहीं सकता है। यही दिक्कत है। तो अब वापस आने दीजिए अपने डिबेट पर। हम ये क्यों समझा रहे हैं? हम ये बता रहे हैं कि जुडिशियरी जो है उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एग्जीक्यूटिव, जितना कि लेजिस्लेचर। तो भाई ये तो मखौल होगा ना कि आप चीफ जस्टिस बन गए, आप उसके बाद जाके राज्यसभा में एगो अनइम्पोर्टेंट मेंबर बन गए, ये जो है ना ये। अच्छा, दूसरा इसमें है कि क्विड प्रो क्यो, हमेशा जाके ये लोग बनते हैं रूलिंग पार्टी के राज्यसभा मेंबर, या गवर्नर तो रूलिंग पार्टी अपॉइंट करता है। इसका मतलब है कि रूलिंग पार्टी का, जो भी रूलिंग पार्टी हो, हम तो कांग्रेस का भी एग्जांपल दिए, बीजेपी का भी एग्जांपल दिए, कि रूलिंग पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज जान के कर रहा है ताकि हमको बनाएगा। और रंजन गोगोई तो हद न हुआ, 4 महीना बाद उनको बना दिया गया। तो ये जो है ना, लेकिन उसमें अभी एक देखिए सोशल मीडिया पे प्रभाकर मिश्रा इंडियन एक्सप्रेस के जिन्होंने इस खबर को ट्वीट किया था, तो उसमें किसी ने, देखिए सोशल मीडिया आजकल लोग तुरंत कमेंट करते हैं कि गवाई साहब आप इंग्लैंड में जाके ये बोल रहे हैं, और अभी 3 दिन पहले आपने प्रयागराज में बोला कि योगी जी सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं, सबसे तेजी से काम करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। मेरे अनुसार गवई जी को ये नहीं बोलना चाहिए। वैसे कहने के लिए वो चीफ जस्टिस हैं, और मतलब उनके शब्दों को सर आंखों पर चीफ जस्टिस को ऐसा कमेंट नहीं देना चाहिए, बिकॉज चीफ जस्टिस को माना जाता है पंच परमेश्वर प्रेमचंद का। तो जब पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर, बिल्कुल। दूसरा क्या है, कितना पावर होता है, वो जहां चाहेगा, रास्ता में जा रहा है और कोई गुंडाई देख लेगा रोड पर, तो वहीं अपना वो कोट पहन के वहीं कोट लगा सकता है। कहा प्रधानमंत्री को भी पावर नहीं है। इसका एक छोटा सा और मैं एग्जांपल देता हूं। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस जहां चाहे वहां अपनी अदालत लगा सकता है, जहां चाहे वहां अदालत लगा सकता है। ये जो पावर होता है ना जज को,
चीफ जस्टिस को ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर होता है। और सबसे सोचिए ना, हम बार बार क्या आर्ग्यू कर रहे हैं कि कोई कानून को यदि पास कर दिया है पार्लियामेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव कानून बना दिया, उसको भी, उसके खिलाफ भी आलोक पाठक या अजीत कुमार झा सीधे जाके सुप्रीम कोर्ट में दलील दे सकते हैं कि ये मेरे इंडिविजुअल राइट को खत्म कर दिया, आर्टिकल 19। तो उस पर चैलेंज हो गया तो सुप्रीम कोर्ट उस पर भी जो है अपना बता देगा। देखिए अभी रोजे रोज केस होता है ना, फलना आदमी अरेस्ट हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि अरे भाई कैसे आप उसको अरेस्ट कर लिए। ये जो आजकल एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हड़बड़ा के दन रोज एक तो जो करता है केस, देखते हैं बार बार सुप्रीम कोर्ट आता है और ईडी को डांटता है कि तुम साले कैसे कर दिए। ये जो है ना, ये सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का, देखिए डेमोक्रेसी का दो भाग होता है आलोक जी, पॉपुलर डेमोक्रेसी में चुनाव और दूसरा कहते हैं रूल ऑफ लॉ, कानून का जो है वो रक्षा करेगा देश को। तो उस रूल ऑफ लॉ को जुडिशरी ही डिफाइन करता है। अच्छा एक चीज और बताएं आपको हम अपने ऑडियंस को, 2009 के पहले इंग्लैंड में ना ये सेपरेशन ऑफ पावर अमेरिका की तरह नहीं था। इंग्लैंड में लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट जो होता है उसको बहुत ज्यादा पावर होता था। जुडिशरी इतना आसानी से उसको चैलेंज नहीं कर पाता था इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में पार्लियामेंट के दो भाग है, एक कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स जो हमारा लोकसभा हुआ, और दूसरा कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो इंग्लैंड में क्या था, ये जो जस्टिस होते थे इंग्लैंड के हाईएस्ट कोर्ट के, वो टेक्निकली लॉ लॉर्ड कहते थे उनको, वो जाके हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठ जाते थे। अच्छा सच्चाई ये है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स को कोई ज्यादा पावर है नहीं, भारत के राज्यसभा को है, अमेरिका में सेनेट बहुत पावरफुल है, बट इंग्लैंड में सारा पावर, मनी बिल और जो बिल बाकी सब चीज खाली टेक्निकली होता था हाउस ऑफ कॉमन्स को। हाउस ऑफ लॉर्ड एक सेरेमोनियल कह सकते हैं। एक जमाने में 18वीं सदी में, 19वीं सदी में हाउस ऑफ लॉर्ड स्ट्रांग था, पर अब नहीं है। फिर भी 2009 में एक रिफॉर्म पास हुआ इंग्लैंड में, जिसमें बोल दिया गया कि जो उसका हाईएस्ट कोर्ट के जो जजेस और चीफ जस्टिस हैं वो नहीं बन सकते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर। देखिए क्यों, इसी ग्राउंड पर, क्या कि भाई आप फेवर ले लीजिएगा, आप जो है इन्फ्लुएंस कर दीजिएगा, आप पहले से ही क्विड प्रो क्रो कीजिएगा। तो इस कारण 2009 में ये संवैधानिक मतलब रिफॉर्म हुआ इंग्लैंड में, और तब से जो है इंग्लैंड में बंद हो गया। तो हो सकता है कि गवई जी जाके ये भाषण दिए कहां पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड में, चाहे कि वहां सुने होंगे अरे तेरी 2009 में तो यहाँ पर बदलाव हो गया, तो अब जो है बोलेंगे, तब लोग को लगेगा कि भाई हम बहुत क्रेडिबल चीफ जस्टिस है। एनीवे, उन्होंने जो कहा वो कमेंडेबल है, हमको आपको वेलकम करना चाहिए, ये बहुत अच्छा। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं, उन्होंने कहा हमारे सारे जजेस, हमने प्लेज किया है कि हम जो है जब रिटायर करेंगे तो राजनीति में नहीं जाएंगे, पार्लियामेंट या कोई भी उसमें नहीं जाएंगे, गवर्नर नहीं बनेंगे, पॉलिटिकल फेवर नहीं लेंगे। तो ये कमेंडेबल डिसीजन है। पर आपने सही कहा कि उनको जो है ऑफ द कफ रिमार्क कि योगी आदित्यनाथ बड़ा अच्छे हैं या नीतीश कुमार बड़े अच्छे हैं, आप और हम कह सकते हैं, बट नॉट जज एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नहीं, एक कोलकाता हाई कोर्ट के एक जज थे सर, वो रिटायरमेंट के बाद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, एक बना, वो तो सीधे सीधे पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर लिए थे। हाँ, और उसके बाद जब किए, बेसिकली टेक्निकली वो एंटी ममता थे, उनके सारे जजमेंट तृणमूल के खिलाफ, तो उनको जो है सीधे लेकर बीजेपी अपने पार्टी में डाल दी। तो ये जो है ना, ये बहुत ही पूरे जो जुडिशियरी का, मैंने क्या कहा कि जुडिशियरी इज एज पावरफुल एंड एज इंपॉर्टेंट टू डेमोक्रेसी जैसे कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, तो उसके क्रेडिबिलिटी को खत्म कर देता है। ये उसी तरह से है जैसे इंडियन मीडिया जो है मिस रिपोर्टिंग करता है
फेक न्यूज देता है तो लोग कहते हैं ना गोदी मीडिया है, साला सरकार का पैसा खाया है, अरे इसको विश्वास मत करो। वही बड़ा हाल है, उससे भी बुरा हाल है। तो इसी तरह एक से मामला जुडिशरी में और फेमस हुआ था, बड़ा चर्चा का विषय रहा। होली के समय जब दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के घर में बहुत सा आग लगी और बहुत नगद पाया गया, और नगद मतलब कई नोट जल भी गई। अब उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, सोचिए। और अभी कोई जो 3 जजों की कमेटी थी उनको दोषी पाया गया, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब उनके खिलाफ ये हो रहा है कि आजाद भारत में पहली बार किसी सिटिंग जज के खिलाफ महाभियोग चला जाएगा लोकसभा और राज्यसभा में। तो ये इसके बाद भी जुडिशरी पर सवाल उठते हैं ना। उस वक्त तो एस खन्ना जो चीफ जस्टिस थे उनकी बड़ी तारीफ की गई कि उन्होंने पूरा वीडियो उठा के सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाल दिया। बिल्कुल, वो याद करिएगा एच.आर. खन्ना के बेटे थे। हाँ, मतलब वो उनका रिकॉर्ड है। सवाल यह है कि सर जब आपकी कमेटी ने दोषी मान लिया तो फिर क्यों नहीं कर रहे? मतलब ये जो इतना डिले क्यों हो रहा है? देखिए, पहला तो है कि मान लीजिए एक बात कह रहे हैं कि आपके या हमारे घर से पैसा मिल जाए, जैसे कि इस केस में हुआ, तो पहले तो ये फिगर आउट करना है कि पैसा है किसका। मतलब जैसे याद है ना कि अभी थोड़े दिन पहले लोकसभा में एक सेकेंड, जैसे अभिषेक मनु सिंघवी, उनके सीट के पास नहीं कुछ मिला था, कितना पता नहीं 20-25 लाख रुपया या उससे भी कम, 5 लाख या 10 लाख। तो सवाल हुआ ना कि पैसा किसका है, ये उनके बटुआ से गिरा है कि कोई जाके प्लांट कर दिया है। भाई देखिए, जुडिशियरी का पहला प्रिंसिपल क्या होता है कि यदि 100 गिल्टी आदमी छूट जाए पर इनोसेंट को आप गिलोटिन नहीं करें, जो कानून नहीं तोड़ा है उसको आप फांसी पर चढ़ा दें, तो ये तो सबसे बड़ा गलती है। तो पहले तो एस्टैब्लिश। मेरी बात आपकी सही है, लेकिन मुझे याद आता है कि जैन डायरीज में जब लाल कृष्ण आडवाणी समेत कई नेताओं का नाम आया था तो आडवाणी जी ने फैसला किया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और जांच हो गई, उसके बाद जो क्लीन चिट मिली तब आडवाणी जी आए। तो यहाँ जस्टिस वर्मा ये तो कह सकते थे कि जब तक हमको क्लीन चिट नहीं मिलेगी तब तक हम अपने आप को जुडिशरी के काम से दूर रखते हैं, ये तो कह सकते थे। बिल्कुल बोल सकते थे, और मेरे अनुसार उतना ही नहीं, जो चीफ जस्टिस और पूरा सुप्रीम कोर्ट है वो ये कलेक्टिव डिसीजन चाहे तो ले सकता था और उनको कह देता कि खाली ट्रांसफर ही नहीं कि आप करप्ट हैं तो आपको हम, आप पर एलिगेशन है करप्शन का तो आपको हम लखनऊ या इलाहाबाद भेज देंगे, ये भी गलत बात है। तो आइडिया है कि एक कलेक्टिव डिसीजन लेके आप उनको कहिए कि तात्कालिक जो है आप ये नहीं कर सकते हैं और हम इसकी जांच करेंगे। और एक बात जरूर है, देखिए मीडिया, हम लोगों के साथ एक दिक्कत क्या होता है, एलिगेशन आया तो हम दोनों नहीं करते हैं, पर भारत के मीडिया का होता है कि अब कल ही जो है फाइनल जजमेंट हो जाए और उसको धर के जेल में डाल दिया जाए। ये तो पॉसिबल नहीं, जब तक सबूत नहीं मिलेगा तब तक कैसे कोई कह सकता है सर? हाँ, ये आए बात पर कि जब तक सबूत, खाली घर में मिला है पैसा तो ये इनफ सबूत नहीं है। जरूर बहुत बड़का मतलब पॉइंट है कि अरे आपके घर में था आपको पता नहीं है, बट वो थे नहीं वहां पे, सॉरी वो घर पे मौजूद भी नहीं थे उस वक्त जब मिला था। तो हाँ, यही चीज आपको याद है, एक बार साधु यादव जी के साथ हुआ था। साधु यादव जो लालू के साले थे, उनके भी घर में इसी तरह से एक बार रेड हुआ, आग उग नहीं लगा था, रेड हुआ तो पूरा रूम जो है पैसों से भरा था। जब उनके पास पत्रकार गया बोलने के लिए तो बोले कि हमको तो मालूम है नहीं है, वो मेरा पैसा थोड़े किसी और का होगा, कोई चोर आके डाल दिया होगा। तब फिर उस पर तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। पैसा तो जब्त हो गया, बट साधु यादव तो कोई जज नहीं थे, पर उन पर भी इन्वेस्टिगेशन हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि साधु यादव को पकड़ के, जबकि एलिगेशन साधु यादव पर बड़ा सीरियस था, बट फिर भी जो है इन्वेस्टिगेशन चला, ये चला। तो वही प्रोसीजर है। बट यू आर राइट, लगता तो है कि भाई किसको हम जिंदगी भर इतना इंपॉर्टेंट पोजीशन दे दिए। ये जो है मतलब एक तरह से आदमी कह सकता है पान के दुकान पर बैठ के कि ये जो पूरा क्लास है, पॉलिटिशियन हो
जजेस हों, ये सारे जो हैं इस हमाम में सारे नंगे हैं। बड़ा गंदा लगता है ना सुन के, लोगों को विश्वास खत्म हो जाएगा डेमोक्रेसी पर। कहेंगे अरे आप नहीं सुने हैं, लोग कहते हैं पान की दुकान में, अरे इससे अच्छा तो साला आर्मी रूल है, हटाओ इस सबको, छोड़ सबको। लोग कहता है ना, लोग को गुस्सा चढ़ता है कि आप जज है, आप चीफ जस्टिस है, आपको हम पंच परमेश्वर मानते हैं, और आप जो है खुलेआम कानून खाली तोड़ ही नहीं रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। तो ये जो है ना पूरा क्रेडिबिलिटी हिला देता है। और इसीलिए 2009 में इंग्लैंड में ये कानून पास किया गया। सोचिए इंग्लैंड कब का डेमोक्रेसी है, मतलब करीब करीब 600-700 साल। 1640 में चार्ल्स को बिहेड किया गया था, माने इंग्लिश रेवोल्यूशन आया था, उसके पहले मैग्ना कार्टा हुआ था, अब जाके ही कानून पास किया गया। बिकॉज कुछ कमिटी बैठी, इन्वेस्टिगेट की, तो उनको लगा कि ये जो है ना गड़बड़ हो रहा है। अमेरिका में थोड़ा दूसरा सिस्टम है, वहां पर क्या है ना, स्पॉइल सिस्टम है उसको कहा जाता है। उसमें होता है कि प्रेसिडेंट जब आएगा ना, तो अपने पीरियड में जिसको चाहेगा वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी लाता है, और यदि सुप्रीम कोर्ट में पोजीशन खाली है तो वो अपॉइंट कर लेता है। ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ऐसे ऐसे लोग को अपॉइंट किया अपने फर्स्ट 4 इयर्स में कि वो सब आके एबॉर्शन को इलीगल घोषित कर दिया। आप जानते हैं ना, तो बहुत सारा स्टेट्स चैलेंज किया अमेरिका में। बट भारत में जो है, ये रंजन गोगोई का आपने नाम लिया चीफ जस्टिस, वो जब उनका केस हुआ तो ये बड़ा अगली टर्न ले लिया, क्योंकि राफेल के साथ कनेक्टेड था। अयोध्या में तो मान लीजिए कोई कहेगा कि अच्छा हो सकता है कि उनके दिमाग में लगा कि भाई ये मंदिर होना चाहिए कि नहीं, उसमें चंद्राचूड भी बाद में, या और भी जो हम जज का नाम लिए वो भी इन्वॉल्व थे। बट राफेल में तो दाल में कुछ काला है, राफेल के डील में, और उसमें भारत के नामी इंडस्ट्रियलिस्ट पकड़ाए। तो उसमें जो है ये जो है ना रंजन गोगोई का क्विड प्रो क्यो का एलिगेशन उन पर आता है, और उसके कारण मैं कहता हूं, हम दोनों कहेंगे, आलोक जी और मैं, हम दोनों, कि इस पर एक कानून करके, इस पर ये बड़ा अच्छा है कि ये बोल दिए गवई साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्रिटेन में जाके, पर कानून कर दिया जाए। एक बार आप जज बन गए सुप्रीम कोर्ट का या चीफ जस्टिस, तो आप दोबारा राजनीति ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। 2009 में जो इंग्लैंड में पास हुआ उसी तरह कानून कर दिया जाए, नहीं तो इससे लोग जो है ना, परसेप्शन जो है, सच्चाई जो भी हो, सच्चाई तो पता चलेगा, प्रूफ मिलेगा, क्या होगा, पर पब्लिक परसेप्शन जैसे पत्रकार के खिलाफ नहीं हो गया है, साला पत्रकार सब खाली झूठ बोलता है, स्पेशली कॉर्पोरेट मीडिया, गोदीम मीडिया, वही वाला हाल हो गया है। पब्लिक जो है अब रेस्पेक्ट नहीं करता है चीफ जस्टिस को या किसी और को। आपको याद है ना, चंद्राचूड भी अपने इंटरव्यू में जब बोले कि मेरा हृदय बोला, अयोध्या जजमेंट में जब उनसे पूछा गया तो बोले मेरा हृदय बोला हमको। भाई हृदय कि आप मापदंड कीजिएगा कानून पर, संविधान से कि हृदय से। तो लोग मजाक करने लगा, बच्चा लड़का सब भी सोशल मीडिया पर कि कहते हैं हार्वर्ड में ही लॉ पढ़े, इनका हृदय कानून को सिखाता है। हो सकता है कि वो बोलना गड़बड़ बोल दिए, हृदय नहीं बोल के नेचुरल जस्टिस शायद बोलते, कि हर आदमी के अंदर एक नेचुरल जस्टिस होता है, तो ये नहीं बोल के कह दिए मेरा हृदय बोला। और उसके पहले जो है मोदी जी के साथ बड़का पार्टी किए, तो लोगों को लगा कि अरे भाई हृदय भी प्रधानमंत्री आके इनके घर में मार पार्टी। तो फिर लोगों को लगा कि ये जो इतना डिस्टेंस किया जाता है जुडिशियरी को लेजिस्लेचर से, लेजिस्लेचर को मान लीजिए एग्जीक्यूटिव से, ये तो पूरा फेल हो गया। तो ये जो है ना गेम जो है ये लोग खेलते हैं, और इससे जो है जुडिशियरी का इतना बदनामी हुआ है, इतना बदनामी हुआ है, हाई कोर्ट्स का, सुप्रीम कोर्ट का। पहले भी, हम ये नहीं कह रहे कि ये सब 2014 के बाद ही हुआ है, पहले भी हुआ है, बट रंजन गोगोई का जब हुआ तो एकदम हम कहेंगे पराकाष्ठा पर पहुंच गया। ये जो है ना फेथ खत्म हो गया जुडिशियरी से। तो मतलब अंत में यही माना जाए कि आप चाहते हैं कि एक कानून बने जिसमें रिटायर्ड जजेस को
रिटायरमेंट के बाद गवर्नर या फिर राज्यसभा सदस्य बनने पे रोक लगे। वो लोग ऐसा कोई पॉलिटिकल पोजीशन नहीं, कोई भी एम्बेसडर हो, गवर्नर हो, रूलिंग पार्टी से कोई भी लिंक, कोई पार्टी आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, एकदम लगा दीजिए। और मैं तो कहूंगा आलोक जी कि हम लोगों पर भी लगा दिया जाए। लोग कहेंगे अरे भाई जुडिशरी के खिलाफ, हम कहेंगे आप संपादक हैं तो संपादक के बाद आप राजनीतिक पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते, लगा दे। मैं तैयार हूं आज ही उसको साइन करने के लिए, उस पिटीशन को। और दूसरा कि आप जो है जैसे है ना कि आप एक तरह का स्पेशल जजमेंट देते हैं तो स्टोरी करते हैं तो आपको दूरदर्शन का हेड बना दिया जाता है। अब ये हुआ है, नाम क्या लें, सबको मालूम है। सब बंद किया जाए, हाँ ये सब बंद किया जाए। ये सब होता है कि आप मेरा उल्लू सीधा कीजिए, हम आपका उल्लू सीधा करते हैं। ये पब्लिक जानता है, ये सबको मालूम है, कोई छुपता नहीं है। तो ये जो है ना ये सिस्टम, मैं तो कहूंगा सबसे पहले कि सरकार को मीडिया में रहना ही नहीं चाहिए। भारत ही एगो देश है जहां पर कि दूरदर्शन सरकार ओन्ड है। अमेरिका में कहाँ कोई चैनल, अमेरिकन स्टेट का कोई चैनल है थोड़े, या कोई मीडिया ग्रुप थोड़े है। बीबीसी जो है वो भी ऑटोनमस है, बीबीसी का बपौती थोड़े है। बीबीसी स्टोरी करता है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के खिलाफ कर देता है, या तो कहिए तो वो कैबिनेट मिनिस्टर के अगेंस्ट कर देता है, इतना ऑटोनॉमी है। देखो भारतीय है भैया, कागज पे दूरदर्शन सरकार का है, लेकिन अगर बगैर कागज की बात करें तो ज्यादातर मीडिया सरकारी चला रही है। ये तो आप भी जानते हैं। ये बहुत अच्छा, ये पूरा जो कॉर्पोरेट मीडिया है वो तो सब दूरदर्शन है, एक तरह से सब दूरदर्शन का वर्जन है। सरकार के खिलाफ नहीं जा सकती है। तो हम यही कह रहे हैं ना कि हम जैसे जज को रोक देंगे कानून से कि वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता है, वो कोई एम्बेसडर नहीं बन सकता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वही कर दीजिए मीडिया पर भी। तब जाके शायद लोगों को लगे कि ये लोग सच बोलते हैं, नहीं तो पब्लिक को लगेगा कि भाई ये तो चोर चोर मौसेरे भाई, ये वाला हो जाएगा ना। तो ये आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी मुझे बुलाने के लिए। और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट था तो थोड़ा सा ये टाइम लगा समझाने में। थैंक यू बहुत बहुत। सर हमारे दर्शक बहुत ध्यान से आपको सुनते हैं, तो उनके लिए आप जानकारी दे रहे हैं तो जानकारी तो मतलब जानकारी पूरा ढंग से देंगे तो समय लगेगा ही सर। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। धन्यवाद।